अब बच गई हमारी एक लास्ट कैटेगरी जिसके अंदर हम स्टोर लेजर बनाना सीखेंगे। स्टोर लेजर के ऊपर भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन निकाल के रखे हैं अलग से, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट एज पर द फीफो मेथड। तो यहाँ पर हमसे बोला गया कि स्टोर लेजर अकाउंट प्रिपेयर करो एज पर फीफो मेथड। फीफो मेथड से स्टोर लेजर अकाउंट बनाओ। तो जो हमारे स्टोर लेजर बनते हैं वो कई सारे अलग अलग मेथड से बनते हैं, लेकिन एग्जाम में ज्यादातर जो है 3 ही मेथड से क्वेश्चन आता है, फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज। बाकी और भी मेथड्स होते हैं, लेकिन एग्जाम में 99% चांस है कि क्वेश्चन इन्हीं 3 मेथड से पूछा जाएगा। तो हम इन 3 मेथड्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे इस क्वेश्चन की। यहाँ पर बोला गया कि फीफो मेथड से स्टोर लेजर अकाउंट बनाओ। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। फर्स्ट इन, जो पहले आएगा, फर्स्ट आउट, वो पहले जाएगा। इसी लॉजिक पर हमारा ये मेथड काम करता है। तो जब भी आपके एग्जाम में स्टोर लेजर का क्वेश्चन आए तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जनवरी 2009 की कुछ डिटेल्स दे रखी है। स्टॉक के बारे में बता रखा है कि स्टॉक कब आया और कब गया। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें ऊपर लिखना है स्टोर लेजर अकाउंट। हमें बनाना है स्टोर लेजर अकाउंट। कौन से मेथड से बनाना है वो मेथड का नाम यहाँ पर लिख देंगे। फीफो मेथड से बनाना है तो लिख देंगे फीफो मेथड। उसके बाद आप इस तरीके से एक टेबल बना लोगे। यहाँ पर लिखोगे डेट, रिसिप्ट, इशू और बैलेंस। रिसिप्ट के अंदर भी 3 अलग अलग कॉलम बना लोगे, इशू के अंदर भी अलग अलग 3 कॉलम बना लोगे और बैलेंस के अंदर भी 3 अलग अलग कॉलम बना लोगे। यहाँ पर लिखोगे क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट और क्वांटिटी रेट अमाउंट। तो तीनों में ये चीजें लिख दोगे तो यहाँ तक आप आराम से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है स्टोर लेजर बनाते समय, कि जो स्टोर लेजर बनाया जाता है, फिर चाहे वो कोई भी मेथड से बनाया जाए, स्टोर लेजर हमेशा स्टोर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। नाम ही है स्टोर लेजर अकाउंट, यानी बना कौन रहा है, स्टोर बना रहा है। जो चीजें स्टोर के पास आएंगी उसको स्टोर जो है रिसिप्ट में डालेगा, और जो चीजें स्टोर के पास से जाएंगी उसको जो है स्टोर इशू में डालेगा, और जो बच जाएगा उसको बैलेंस में डाल देगा। तो इसी लॉजिक पे हमारा स्टोर लेजर अकाउंट बनता है। देखते चलते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन है हमारी 1 जनवरी को। ओपनिंग बैलेंस बता रखा है 500 यूनिट्स एट द रेट 25 रुपीज पर यूनिट। तो 25 रुपए वाले 500 यूनिट हमारे पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2009 लिखेंगे, क्योंकि ये सारी ट्रांजैक्शन जो है 2009 की दे रखी है क्वेश्चन में। पहली ट्रांजैक्शन 1 जनवरी की है तो 1 जनवरी लिखेंगे। उसके सामने यहाँ पर हमें ओपनिंग बैलेंस बता रखा है तो हम बैलेंस के कॉलम में जाएंगे, क्वांटिटी में क्वांटिटी लिखोगे, रेट में रेट लिखोगे और इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर अमाउंट लिखोगे। 500 यूनिट्स पड़े हमारे पास 25 रुपए वाले, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 12,500, तो ये हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। 3 तारीख को क्या बोला हुआ है, इशू करा 70 यूनिट्स। अब देखो स्टोर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है, तो स्टोर अगर इशू कर रहा है तो इसका मतलब स्टोर के पास से स्टॉक जा रहा है, और अगर स्टोर के पास से स्टॉक जा रहा है तो स्टोर जो है उसको इशू में लिखेगा। तो स्टोर ने जो है 70 यूनिट्स इशू करे, तो यहाँ पर 3 जनवरी को 70 यूनिट लिख दिए क्वांटिटी में। अब रेट क्या था इनका, हमारे पास कौन सा वाला स्टॉक पड़ा था, 25 रुपए वाला, तो जो पड़ा था उसी में से देगा ना स्टोर। तो स्टोर ने जो है 70 यूनिट इशू करे 25 रुपए वाले 1750 के, 70 इंटू 25 करेंगे 1750 आ जाएगा। उसके बाद 500 में से 70 चला गया तो बच कितना गया, बैलेंस लिख देंगे 430। रेट क्या है इसका 25 रुपए, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 10,750 रुपए, तो ये बच गया हमारा 3 जनवरी को बैलेंस 430 यूनिट 25 रुपए वाले 10,750 के। इसके बाद 4 तारीख को दोबारा से इशू करे 100 यूनिट। इशू करेगा मतलब स्टोर के पास से 100 यूनिट और चले गए, तो 4 तारीख को स्टोर के पास से 100 यूनिट चले गए जो कि 25 रुपए वाले थे। स्टोर के पास जो होगा उसी में से तो देगा, तो स्टोर के पास 25 रुपए वाले यूनिट ही है, तो उसने 25 रुपए वाले यूनिट इशू करे 2500 के। और अब बैलेंस कितना बच गया स्टोर के पास, 430 में से 100 और चले गए 330, 25 रुपए वाले हैं और 8,250 के हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 8 तारीख को क्या हुआ, 8 तारीख को दोबारा से इशू करे 80 यूनिट। अब दोबारा से इशू करे तो वही सेम तरीके से एंट्री होगी। 8 तारीख को दोबारा से 80 यूनिट इशू करे 25 रुपए वाले, और कितना हो गया 2,000 रुपए। अब 330 में से 80 और चला गया, कितना बच गया 250। अब 250 25 रुपए वाले हैं तो 6,250 हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से करते चलना है। रिसीव करे 200 यूनिट एट द रेट 24 रुपए पर यूनिट, तो 200 यूनिट रिसीव करें 24 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। तो यहाँ पर इसको ध्यान से देखो, 13 जनवरी को 200 यूनिट रिसीव करें स्टोर ने, तो जब स्टोर के पास स्टॉक आएगा तो उसे वो रिसिप्ट में लिखेगा। तो रिसिप्ट में कितना आया 200 यूनिट 24 रुपए वाले, तो कितने के हो गए 4,800 के। अब देखो 13 जनवरी को स्टोर के पास 2 तरीके के स्टॉक पड़े हैं। पहला 250 स्टॉक पड़े थे पुराने वाले 25 रुपए रेट के हिसाब से, तो वो तो एज इट इज लिख दिया इसने 250 25 रुपए रेट के हिसाब से 6,250। दूसरा कौन सा स्टॉक पड़ा है, दूसरा पड़ा है जो 13 तारीख को ही आया है नया स्टॉक 200 यूनिट 24 रुपए वाले, तो उसको अलग से लिखा जाएगा 200 यूनिट 24 रुपए वाले।
क्योंकि इसका रेट अलग है, जब अलग रेट है तो अलग लिखोगे, इसको मिक्स नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 13 तारीख को दो तरीके के स्टॉक का बैलेंस बचा है, एक 25 रुपए वाले, एक 24 रुपए वाले। उसके बाद 14 तारीख को क्या हुआ, 14 तारीख को जो है रिटर्न टू स्टोर 15 यूनिट एट द रेट 24 रुपए पर यूनिट। अब क्या हुआ, 15 यूनिट का स्टॉक जो है स्टोर के पास रिटर्न आ गया। अब कहां से रिटर्न आया उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस के अंदर किसी दूसरे डिपार्टमेंट से वापस आया होगा तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। स्टोर के पास वापस आ गया ना, 15 यूनिट का स्टॉक स्टोर के पास रिटर्न आ गया, तो स्टोर के पास जैसे ही स्टॉक आता है वो उसे अपने रिसिप्ट साइड में लिख देता है। 24 रुपए का रेट है, बता रखा है 24 रुपए रेट के हिसाब से वापस आया है, तो 15 इंटू 24 360 रुपए। अब देखो 14 जनवरी को हमारे पास तीन अलग अलग स्टॉक हो गए। एक 250 यूनिट का स्टॉक है जो 25 रुपए वाला है, ये तो बहुत पुराना स्टॉक है 6250 का। उसके बाद एक 200 यूनिट वाला स्टॉक है 24 रुपए रेट के हिसाब से, और एक हमारे पास नया आया है 15 यूनिट का स्टॉक जो कि 24 रुपए के हिसाब से ही है। अब मैंने यहाँ पर जो है 24 रुपए वाले को भी अलग अलग कर दिया, लेकिन आप चाहो तो 200 प्लस 15 को एक साथ मिक्स कर सकते थे, क्योंकि ये दोनों सेम रेट के। जब रेट अलग अलग होता है तभी हम जो है अलग अलग स्टॉक लिखते हैं, लेकिन अगर रेट सेम है तो हम चाहें तो इनको इकट्ठे भी लिख सकते हैं, लेकिन अलग अलग भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या हुआ, 14 के बाद सीधा 16 की एंट्री है, लेकिन नीचे कुछ बातें लिखी हुई हैं। यहाँ पर बोला गया कि 15 तारीख को क्या हुआ है, 15 तारीख को शॉर्टेज हो गया 5 यूनिट का। शॉर्टेज का मतलब स्टॉक की कमी हो गई। तो हम क्या करते हैं, शॉर्टेज को हमेशा इशू साइड पे लिखते हैं और ये मान के चलते हैं कि शॉर्टेज का मतलब है कि हमारे पास से स्टॉक चला गया। यहाँ पर जो है 15 तारीख के साथ शॉर्टेज लिख सकते हो कि ये जो है शॉर्टेज की एंट्री है, 5 यूनिट की शॉर्टेज हुई है। अब कौन से स्टॉक की शॉर्टेज मानी जाएगी, यहाँ पर रेट लिखा है, कोई रेट नहीं लिखा, तो आप किस प्राइस के हिसाब से मानोगे। तो यहीं पे काम आते हैं हमारे मेथड। जब हमें इशू करना होता है और हमारे पास अलग अलग रेट के स्टॉक होते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि कौन से रेट वाले स्टॉक को इशू करना है, तो उस केस में हमारे मेथड काम करते हैं। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है फीफो मेथड से। फीफो मेथड कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा। तो इन तीनों में से सबसे पहले स्टॉक कौन सा आया था, 250 यूनिट का स्टॉक जो 25 रुपए के हिसाब से वो सबसे पुराना स्टॉक है, सबसे पहले आया था, तो जो सबसे पहले आया था वही सबसे पहले जाएगा। हम जो 5 यूनिट का शॉर्टेज इशू करेंगे वो कहां से करेंगे, इस 25 रुपए वाले स्टॉक से करेंगे। तो यहाँ पर 250 यूनिट में से 5 यूनिट हमारे चले जाएंगे 25 रुपए वाले, और अब बच जाएगा यहाँ पर 245 बैलेंस। 25 रुपए के हिसाब से 6125, और 200 यूनिट 24 रुपए वाले तो ऐसी है, और 15 यूनिट 24 रुपए वाले ये भी ऐसी है। अब 16 तारीख को देखते हैं, 16 तारीख को क्या हुआ। 16 तारीख को 180 यूनिट इशू करे गए दोबारा। अब 180 यूनिट कौन से प्राइस वाले करने, पता है कुछ नहीं पता, तो यहाँ पर हमारा फीफो मेथड काम करेगा। अगर हमें इशू करना है और नहीं पता कौन से प्राइस वाले करने हैं, तो फीफो मेथड कहता है कि जो पहले आया वो पहले जाएगा। 180 यूनिट इशू करने, हमारे पास सबसे पुराना स्टॉक कितने का है, 245 यूनिट का, तो इसमें से 180 यूनिट आप इशू करोगे 25 रुपए वाले 4500। अब 245 में से 180 चला गया तो बैलेंस कितना बच गया, 65 यूनिट, 25 रुपए वाला 1625, और बाकी जो दो तरीके के स्टॉक बचे 200 वाले और 15 वाले वो एज इट इज लिख दोगे। अब 20 तारीख को क्या हुआ, 20 तारीख को 240 यूनिट रिसीव हुए, कितने के हिसाब से, 24 रुपए 75 पैसे के हिसाब से। तो 20 तारीख को 240 यूनिट रिसीव हुए 24 रुपए 75 पैसे के हिसाब से, यहाँ पर उसका अमाउंट लिख दोगे। अब हमारे पास एक और नए रेट का स्टॉक आ गया। पहले से हमारे पास 65 यूनिट पड़े थे 25 वाले, 200 पड़े थे 24 वाले, और 15 पड़े थे 24 वाले। अब एक और आ गया, उसको भी अलग से लिख दोगे, 240 यूनिट 24.75 वाले 5940 के। तो सब अलग अलग रेट के स्टॉक हमने अलग अलग लिख दिए। अब 24 तारीख को क्या हुआ है, 24 तारीख को 304 यूनिट इशू करें, किस प्राइस पर इशू करें, कौन सा वाला स्टॉक इशू करेंगे, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा स्टॉक आया था, ये 25 रुपए वाला, तो सबसे पहले यही जाएगा। कितने यूनिट हमारे पास बचे हैं, 65 यूनिट, तो 65 यूनिट तो ये जाएंगे। टोटल 304 यूनिट इशू करने हैं, तो 65 यूनिट खत्म हो गए। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा स्टॉक आया था, 200 यूनिट वाला, तो 200 यूनिट वाला स्टॉक जाएगा। कितना हो गया, 265 यूनिट का स्टॉक चला गया। अब इसके बाद 15 यूनिट का स्टॉक आया था, उसके बाद ये जाएगा। जो पुराना है उसको पहले भेजो, 200 प्लस 65 प्लस 15 कितना हो गया, 280, और इशू कितना करना है, 304, तो 280 यूनिट इशू हो चुका है। अब 24 यूनिट और इशू करना है। अब 24 यूनिट किस में से इशू करोगे, इस 240 में से, तो बाकी इनके रेट के आगे इनका अमाउंट लिख देना। अब 240 में से 24 चला गया, कितना बच गया, 216। कौन सा वाला बचा है, लास्ट वाला, जो ये 24 रुपए 75 पैसे वाला था, पुराना वाला सब चला गया। अब 25 तारीख को देखते हैं, 25 तारीख को 320 यूनिट रिसीव हुए 24 रुपए वाले, तो 320 यूनिट रिसीव करेंगे 25 तारीख को 24 रुपए वाले 7680 के। तो अब दो तरीके के स्टॉक फिर आ गए, एक पुराना वाला 216 वाला 24 रुपए 75 पैसे का, और एक 320 वाला 24 के रेट का। इसके बाद 26 तारीख को फिर इशू हुआ 112 यूनिट। इसी तरीके से आप करते चलोगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। 112 यूनिट इशू करे हमने, कौन सा वाला यूनिट इशू करा जाएगा, पुराना वाला यूनिट पहले इशू करा जाएगा। 216 में से 112 यूनिट इशू होंगे 24 रुपए 75 पैसे के हिसाब से। 216 में से 112 चले गए, 104 यूनिट रह गए, और 320 वाला तो एज इट इज पड़ा हुआ है। तो अब आगे देखते हैं 27 तारीख को क्या हुआ। 27 तारीख को रिटर्न टू स्टोर 12 यूनिट स्टोर में वापस आए 24 रुपए 50 पैसे रेट वाले, तो 12 यूनिट हमारे पास रिटर्न आए। रिटर्न का मतलब स्टोर में वापस आया, तो जो स्टोर में आएगा वो रिसिप्ट में जाएगा। तो 12 यूनिट 24 रुपए 50 पैसे के हिसाब से
यहाँ पर आ गया 294। तो 104 तो हमारे पास पहले से बचे थे पुराने वाले, 320 भी पुराने थे और 12 यूनिट और आ गए नए रेट के हिसाब से, तो उसको भी लिख दोगे। अब देखो 27 तारीख को एक और एंट्री हुई है और वो क्या हुई है, नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर, अगेन इट वाज फाउंड अ शॉर्टेज ऑफ 8 यूनिट्स ऑन 27 जनवरी। दोबारा से 8 यूनिट की शॉर्टेज हुई है 27 तारीख को। तो शॉर्टेज का मतलब क्या होता है, शॉर्टेज का मतलब हमारे पास से स्टॉक चला गया और अगर हमारे पास से जो चीज जाती है उसको हम इशू में डाल देते हैं। तो यहाँ पर 27 तारीख को शॉर्टेज हुई है 8 यूनिट्स की। अब बताओ कौन सा वाला स्टॉक जाएगा, तो जो पहले आया था वो पहले जाएगा, 104 यूनिट वाला जाएगा ये, इसमें से 8 यूनिट चलेगा 24 रुपए 75 पैसे के हिसाब से। अब 104 में से 8 यूनिट कम हुए 96 रह गए और बाकी 320 और 12 वाला तो ऐसे ही रह जाएगा, उसको तो ऐसे ही लिख दोगे। उसके बाद क्या हुआ, 28 तारीख को क्या एंट्री हुई है, 28 तारीख को 100 यूनिट रिसीव करें 25 रुपए वाले और ये लास्ट एंट्री है, 100 यूनिट रिसीव करें 25 रुपए वाले 2500 के। तो यहाँ पर हमारे पास कितने रेट के स्टॉक हो गए, एक 96 का स्टॉक है 24 रुपए 75 पैसे का, एक 320 का स्टॉक है 24 रुपए का, एक 12 यूनिट का स्टॉक है 24 रुपए 50 पैसे का। इन तीनों को आप एज इट इज लिख दोगे, नया वाला स्टॉक को नीचे लिख दोगे, 100 यूनिट का स्टॉक है 25 रुपए के हिसाब से 2500 का। सारी एंट्री पूरी हो गई। अब आपको लास्ट में क्या करना है, लास्ट डेट पर जो बैलेंस बचा था उसको टोटल करना है। तो यहाँ पर लास्ट डेट 28 तारीख है, उस डेट पर क्या क्या बैलेंस बचा था, यूनिट्स बचे थे हमारे पास 96, 320, 12 और 100। इन चारों को आप ऐड कर लोगे, 528 यूनिट हमारे पास बचे हुए 28 तारीख को, और कितने अमाउंट के बचे हुए, इन चारों अमाउंट को आप ऐड कर लोगे 12,850 आएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास 28 तारीख को क्लोजिंग स्टॉक बचा है 528 यूनिट का, जिसकी वैल्यू है 12,850। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 12,850 और क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 528 यूनिट का। तो इस तरीके से आपको स्टोर लेजर बनाना है। पहले आपको टेबल बना लेनी है, उसके बाद आप एक एक एंट्री पढ़ते जाओ और उसको टेबल के अंदर डालते जाओ। यहाँ पर एक छोटा सा नोट दे रखा है, इसको देखो। सबसे पहले नीचे वाला देखो, रिटर्न टू स्टोर, जो सामान स्टोर में वापस आता है उसको हम क्या करते हो, उसको हम रिसिप्ट साइड लिख देते हैं। तो ये तो हमने देख लिया। अब देखो एक और एंट्री होती है रिटर्न टू सप्लायर, कुछ सामान जो है स्टोर से सप्लायर के पास भी जाता है। तो जो सामान स्टोर में आया था उसको हमने रिसिप्ट साइड लिख दिया था। अब अगर सामान स्टोर से सप्लायर के पास जाएगा, सामान स्टोर से रिटर्न जाएगा सप्लायर के पास, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम इशू साइड लिख देंगे। हमें तो इस बात से मतलब है कि स्टोर में क्या आया और स्टोर से क्या गया। तो समझ में आ गया आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिफो मेथड का है। प्रिपेयर अ स्टोर लेजर अकाउंट from the following transactions assuming that the issues have been priced on the principle of last in first out LIFO method। तो यहाँ पर हमें स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है LIFO मेथड से। LIFO मेथड होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा। ऊपर हमने FIFO मेथड देखा था, जो पहले आया है वो पहले जाएगा, लेकिन यहाँ पर LIFO मेथड है जो कह रहा है कि जो लास्ट में आया है वो पहले जाएगा। तो किस तरीके से इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2011 की कुछ डिटेल्स दे रखी है, तो हमें वही काम करना है। सबसे पहले स्टोर लेजर अकाउंट लिखना है, कौन से मेथड से बना रहे हैं वो लिखना है। LIFO मेथड से बना रहे हैं हम इसको। टेबल बनाएंगे, डेट, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस, सब जगह लिख देंगे क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। उसके बाद कौन सा साल का है, 2011 का। तो पहली ट्रांजेक्शन देखते हैं। जनवरी 1 को क्या हुआ था, रिसीव हुए थे 400 यूनिट एट द रेट 4 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। तो रिसीव हुआ है 1 जनवरी को, तो रिसिप्ट साइड में 400 यूनिट आ गए, 4 रुपए के हिसाब से 1600 के। बैलेंस में लिख देंगे 400 यूनिट 1600 के। उसके बाद 10 तारीख की एंट्री है, रिसीव 50 यूनिट एट द रेट 5 रुपए पर यूनिट। तो 50 यूनिट और रिसीव हुए 5 रुपए के हिसाब से 250 के। तो बैलेंस में क्या आएगा, बैलेंस में 400 यूनिट अलग आएंगे और 50 यूनिट अलग आएंगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग रेट के। 400 यूनिट है 4 रुपए वाले और 50 यूनिट है 5 रुपए वाले, तो इनको अलग अलग करके लिख देंगे। उसके बाद अगली एंट्री देखते हैं। 20 तारीख को इशू करे गए 200 यूनिट, तो 20 तारीख को 200 यूनिट इशू करे जाएंगे। अब सवाल ये आएगा कि ये 200 यूनिट कौन से वाले इशू होंगे, तो हम यहाँ पर लगा रहे हैं LIFO मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आया है वो पहले जाएगा। तो यहाँ पर बाद में कौन सा है, हमारे पास दो तरीके के स्टॉक है, एक 4 रुपए वाला, दूसरा 5 रुपए वाला। तो बाद में आया है 5 रुपए वाला, 4 रुपए वाला तो पहले का है, तो LIFO मेथड के हिसाब से बाद में जो आया है वो पहले जाएगा। तो 5 रुपए वाला स्टॉक पहले जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 50 यूनिट इशू करेंगे, 5 रुपए वाले 250 के। 200 यूनिट इशू करने हैं हमें, तो 200 यूनिट में से 50 यूनिट इशू हो गए, अब बच गए 150 यूनिट। तो अब बचे हुए 150 यूनिट जो है वो हम इस 4 रुपए वाले में से इशू करेंगे। तो 400 में से 150 यूनिट इशू होंगे 4 रुपए के हिसाब से 600 रुपए के। तो इस तरीके से लगता है हमारा LIFO मेथड, जो लास्ट में आया है उसको पहले इशू करा जाता है। तो यहाँ पर ये 5 रुपए वाला स्टॉक तो चला गया, अब बच गया 4 रुपए वाला, और कितना बचा है, 400 में से 150 चला गया, बच गया 250। तो 250 यूनिट्स बच गए 4 रुपए वाले 1000 के। उसके बाद अगली एंट्री है 4 फेब को रिसीव हुए 600 यूनिट 6 रुपए वाले। तो 4 तारीख को 600 यूनिट रिसीव हुए, 6 रुपए प्राइस है 3600 के। तो अब यहाँ पर दो तरीके के स्टॉक दोबारा आ गए, एक 250 यूनिट का पुराना स्टॉक 4 रुपए वाला, दूसरा 600 यूनिट का 6 रुपए वाला स्टॉक। तो दोनों को अलग अलग लिख देंगे। उसके बाद
21 फरवरी को फिर इशू करेगा 400 यूनिट। अब 400 यूनिट इशू करने, तो जो लास्ट में आया था उससे इशू करा जाएगा। लास्ट में कौन सा स्टॉक आया है, 600 वाला, तो इस 600 यूनिट में से 400 यूनिट इशू कर दिए जाएंगे 6 रुपए प्राइस पे, 2400 हो जाएगा। तो अब बैलेंस में क्या आएगा, सबसे पहले ऊपर वाले 250 यूनिट जो पुराने थे वो एज इट इज आ जाएंगे, और इन 600 यूनिट में से 400 चले गए, बच गए 200 यूनिट, तो वो 200 यूनिट आ जाएंगे 6 रुपए के हिसाब से। अगला देखते हैं, 16 मार्च को इशू करेगा 100 यूनिट, तो 16 मार्च को दोबारा 100 यूनिट इशू करेगा। अब ये 100 यूनिट कौन से वाले इशू होंगे, सीधी बात है लास्ट वाले में से ही होंगे, क्योंकि लिफो मेथड चल रहा है। तो लास्ट वाला स्टॉक कौन सा, ये 6 रुपए वाला, तो 200 में से 100 यूनिट इशू हो गए 6 रुपए वाले 600 के, और बैलेंस में क्या आएगा, वही ऊपर 250 वाला, तो एज इट इज लिख देंगे 4 रुपए के हिसाब से। अब इस 200 में से 100 और चले गए, बच गए 100, 6 रुपए वाले 100 यूनिट रह गए। उसके बाद क्या हुआ, 12 अप्रैल को फिर से 200 यूनिट इशू हुए, तो 12 अप्रैल को दोबारा से 200 यूनिट इशू करे जाएंगे। सबसे पहले लास्ट वाले में से इशू करा जाएगा, लास्ट हमारे 100 यूनिट रह रहे हैं 6 रुपए वाले, तो इसको इशू कर देंगे। तो 200 यूनिट इशू करने, जिसमें से 100 यूनिट इशू हो चुके हैं, अब बच गए 100 यूनिट और, तो वो 100 यूनिट किस में से करे जाएंगे, इस 250 वाले में से। तो 250 में से 100 यूनिट और इशू होंगे 4 रुपए के हिसाब से, 200 यूनिट पूरे हो गए, और यहाँ पर बैलेंस क्या बच गया, ये 6 रुपए वाला तो चला गया, और इस 4 रुपए वाले यूनिट में 250 में से 100 तो इशू हो गए, बच गए 150 यूनिट, तो 150 यूनिट 4 रुपए के हिसाब से 600 के रह गए। 10 मई को क्या हुआ, 450 यूनिट रिसीव हुए 5.5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, तो 10 मई को 450 यूनिट 5.5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से रिसीव करे गए। तो अब बैलेंस में दो तरीके के स्टॉक दोबारा आ गए, एक 150 यूनिट का स्टॉक 4 रुपए वाला, दूसरा 450 यूनिट का स्टॉक 5.5 रुपए वाला। अब 25 तारीख को 300 यूनिट और इशू करे गए, तो 25 मई को 300 यूनिट इशू हुए। अब कौन से वाले यूनिट इशू होंगे, जो लास्ट वाला होगा उसको पहले इशू करा जाएगा, तो ये 5.5 रुपए वाला लास्ट यूनिट है, इसको सबसे पहले इशू करा जाएगा। 450 में से 300 यूनिट इशू करे गए 5.5 रुपए वाले 1650 के। अब बैलेंस क्या बच गया, 150 यूनिट 4 रुपए वाले तो एज इट इज बचे हुए, उसको तो लिख देंगे, और इस 450 में से 300 यूनिट इशू हो गए, बच गए 150 यूनिट, तो 150 यूनिट हमारे 4 रुपए वाले हो गए, 150 यूनिट हमारे 5.5 रुपए वाले हो गए। तो खत्म हो गया क्वेश्चन। लास्ट डेट पर कितना स्टॉक हमारा बच गया, 25 मई को 150 प्लस 150 300 यूनिट का स्टॉक बच गया। कितने अमाउंट का स्टॉक है ये, 600 रुपए प्लस 825 रुपए, 1425 रुपए का स्टॉक है। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है हमारी 1425, और यूनिट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 300। तो लीफो मेथड आपको समझ में आ गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब रह गया हमारा एक और मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं,